नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओल्हान एकेडमी पर। हम सीरीज़ चला रहे हैं यहाँ पर 2011, 12, 13 की प्रीवियस ईयर्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। 2014 की चल रही है। 2014 की चल रही है। जो सर्दियों में पेपर हुआ था नवंबर में, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो इसमें हमारे 2 भाग ख़त्म हो चुके हैं, एक बाल विकास का और एक गणित का। तो आज हम आपके लिए भाग 3 लेकर आए हैं और इसमें आपके लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 61 से 90 क्वेश्चन मिलेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करके ही यहाँ पे आप कम से भी कम आधे से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हो, क्योंकि सीटेट का ऐसा पेपर है। यहाँ पर पैटर्न वही होता है, सिर्फ क्वेश्चन चेंज कर देते हैं और आंसर भी लमसम वही मिल जाते हैं। तो चलिए ध्यान से पढ़िएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। कांस्य, सबसे पहला क्वेश्चन ले लीजिए। कांस्य, कांस्य से रिलेटेड हर साल एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। कांस्य के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांस्य को तांबा तथा टीन को पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा बहुत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति बनाए जाते हैं। कांस्य के बर्तन तांबे के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कांसा, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। तो इसका ए ऑप्शन सही है। कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है? हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, पानी नहीं, पर्याप्त हवा, ऊंचे पहाड़, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। सी ऑप्शन सही है, पानी नहीं, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़। चंद्रमा की सतह पर पानी नहीं है, वहाँ बड़े बड़े गड्ढे और बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती हैं। अपने आसपास पानी को जमा न होने दें। पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। स्वयं के बचाव के लिए जाली या मच्छरदानी का प्रयोग करें। यह पोस्टर किस बीमारी के फैलाव के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए है? तो ए ऑप्शन डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर, चेचक और मलेरिया, डेंगू और आई फ्लू, टाइफाइड और हैजा। ए ऑप्शन सी है, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर। यह सभी उपाय स्थिर पानी में पनपने वाले मच्छरों को रोकने और उनसे होने वाली बीमारियों जैसे डेंगू, मलेरिया और जापानी मस्तिष्क ज्वर से बचाव के लिए है। देखिए, मैं आप सबको एक बात और क्लियर कर देती हूँ कि जो ये नोट्स हैं हमारे यहाँ आपको नोट्स फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में अवेलेबल है आप सबके लिए नोट्स। अगर कोई चाहे तो हमें यहाँ पर भी कमेंट कर सकता है, उसको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर चाहे तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है @ओल्हान एकेडमी। तो वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स दे दिए जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दों का समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित है? लोह, मलेरिया, एनीमिया, आंवला। लोह, हेमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला, मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, गुड़। लोह, एनीमिया, अतिसार, कद्दू। बी ऑप्शन सही है, लोह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। आयरन या लोह की कमी से हीमोग्लोबिन कम होता है, जिससे एनीमिया यानी रक्तहीनता रोग होता है। आंवला, गुड़ और हरी पत्तेदार सब्जियां आयरन के मुख्य स्रोत हैं। रेगिस्तानी ओक, ये क्वेश्चन भी हर साल जरूर आता है। इस रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है और कभी कभी तो प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन ही ये दे देते हैं। रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की लंबाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, रूस। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के शुष्क रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। इसके तने में पानी संचित रहता है, जिससे स्थानीय लोग आवश्यकता पड़ने पर पाइप डालकर पीते हैं। कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। यह पक्षी हो सकता है। देखिए, पक्षी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जरूर आता है। पक्षी वाला जो चैप्टर है आपका, उसमें ईवीएस में, एनसीईआरटी में यहाँ से जरूर आता है। हम ये सब वीडियो करवा चुके हैं,
आप जिसके भी नोट्स चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, या हम यहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं, आपको नोट्स दे दिए जाएंगे, वो भी फ्री में दे देंगी, नोट्स आपके लिए फ्री हैं। तो इसका आंसर होगा सी। देखिए, शक्करखोरा कलचिड़ी कौवा फाख्ता, इसने कहा है कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है कौवा, क्योंकि हम लोग गांव में बिलोंग करते हैं, हमने बचपन से देखा है कि कौवा सबसे ऊंची चोटी पर अपना घोंसला बनाता है और जैसे हवा आती है ना उसका घोंसला टूट के गिर जाता है। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है और इसके घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती है। अरे यही सब नहीं, पता है जो झाड़ू होती है ना, झाड़ू लगा के बाहर रख देते थे, हम इधर उधर रख देते थे, तो कौवा ना अंदर से भी जाके झाड़ू निकाल के लाता था, फर्श की झाड़ू जो थी उसकी झाड़ू छुटा के ले जाता था, खत्म, तोड़ के कर देता था चोंच से बढ़िया। झाड़ू भी छुपा के रखनी पड़ती है जिन दिनों में कौवे अपने घोंसले बांधते हैं। पोचमपल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? देखिए, यहाँ एक तरह की बुनाई की जाती है। ये केरल का एक गाँव है। तो ये जो कढ़ाई है, इस कढ़ाई का नाम पोचमपल्ली है, तो गाँव का नाम भी पोचमपल्ली है। ये आंध्र प्रदेश का है, वर्तमान में तेलंगाना। 2014 के पेपर के अनुसार इसका उत्तर आंध्र प्रदेश था, वर्तमान में यह पोचमपल्ली गांव तेलंगाना राज्य में आता है। यह अपनी खास इक्त और रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा? ये क्वेश्चन भी मैं कितनी सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ, हर बार हर क्वेश्चन पेपर में यह है कुड़ुक। कुड़ुक कहाँ के लोगों की भाषा? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या झारखंड? इसका डी ऑप्शन है झारखंड। कुड़ुक झारखंड के उरांव जनजाति द्वारा बोली जाने वाली एक द्रविड़ भाषा है। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर। इसका डी ऑप्शन है अक्टूबर से दिसंबर। बिहार में अक्टूबर से दिसंबर के महीने में रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। अच्छा, इसलिए यह समय मधुमक्खी पालन शुरू करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। देखिए, ये भी चैप्टर मैं करा चुकी हूँ, मधुमक्खी वाला पूरा डिटेल में पढ़ाया गया है। जिसको भी चाहिए वह हमें बताए, हम उसको नोट्स प्रोवाइड जरूर करेंगे। खेजड़ी का वृक्ष, ये भी हम पढ़ा चुके हैं। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है, ए बी सी। तो ए में है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ए बी सी बोला ना, बी इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। सी, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। हाथी के बारे में सही कथन चुनिए। हाथी वाला चैप्टर भी आप जरूर ध्यान से पढ़िएगा। हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियां और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ए ऑप्शन सही है। ए बी सी और डी चारों ऑप्शन सही है इसके। ठीक है, इन्हें ध्यान से पढ़िएगा आप। एनसीईआरटी ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार ये चारों कथन हाथियों के व्यवहार से जुड़े बिल्कुल सही तथ्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। नहीं, नेगेटिव हर जरूर देखना, क्योंकि नहीं वाला क्वेश्चन एक ना एक जरूर होता है। ध्यान से देखकर आप अपना आंसर कीजिएगा। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, बच्चों को प्रश्नों के उत्तर रटने के लिए प्रोत्साहित करना, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना। देखिए, इन्होंने कहा है, देखिए आप खुद पढ़िए कि ये आंसर एकदम सही है। विद्यालय के देखो ये जो ऑप्शन है कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना एकदम सही है। ठीक है, सी आंसर आइए, प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बारे में उत्सुकता जगाना बिल्कुल सही है। बच्चों को खोजने की प्रक्रिया में लगाना ये भी सही है। बट इसने हमसे ना नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है। नेगेटिव पूछा तो आंसर भी हम नेगेटिव ही देंगे। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर रटने के लिए प्रोत्साहित करना। हर बार आपसे चीख के बोलती हूँ, हर वीडियो में आपसे बोलती हूँ कि हम बच्चों को रटवाएंगे नहीं, हम बच्चों को रटवाएंगे
नहीं, और यहाँ पर रटने की बात की गई है तो यही आंसर गलत है। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक मुख्य उद्देश्य है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना, अगली कक्षा में अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा के पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना। इसका सी ऑप्शन सही है। कक्षा के पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना। प्रश्न नंबर 74 है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर फिर नेगेटिव क्वेश्चन है। यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की आवश्यकताओं को पूरा करती है, यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है, यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यह प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। देखिए डी तो इसका ऑप्शन है नहीं, क्योंकि इन्होंने पूछा है नेगेटिव आंसर पूछा है। नेगेटिव आंसर क्या है? ये वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि है, ये सही है। वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करना, ये भी सही है। बट सी परिभाषा और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ये ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है, तो यही इसका आंसर सही है, क्योंकि नेगेटिव पूछा है। प्राथमिक स्तर के बच्चे अमूर्त विचारों और कठिन परिभाषाओं को आसानी से नहीं समझ पाते, इसलिए पाठ्यपुस्तक में परिभाषाओं पर बल नहीं होना चाहिए। जी हाँ, प्राथमिक स्तर पर जो है किसी भी चीज़ पर बल कैसे दे सकते हैं, वो तो छोटे बच्चे होते हैं, खेल खेल में सीखते हैं। अंशिफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पर्यावरण अध्ययन केवल कक्षा 3 से आगे की कक्षाओं के लिए है। कक्षा 1 और 2 के बच्चे पर्यावरण अध्ययन को नहीं समझ पा सकते। संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए, इसका सी ऑप्शन है संदर्भ युक्त अधिगम। सी ऑप्शन सही है इसका, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। कक्षा 1 और 2 में ईवीएस को अलग विषय न बनाकर भाषा और गणित के माध्यम से आसपास के माहौल परिवेश से जोड़कर पढ़ाया जाता है। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? ए, विभिन्न प्रकार के खानों की चीज़ों के ध्यान वाले फ्लैश कार्ड दिखाए जाएं। अपने देश के विभिन्न राज्यों के लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने घर के भोजन के बारे में कक्षा में बताएं तथा उस पर चर्चा करें। सी ऑप्शन सही है इसका। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बच्चों के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने से कक्षा में वास्तविक सांस्कृतिक विविधता पर जीवंत चर्चा संभव होती है। देखिए व्याख्या इसकी एक बार और समझते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा के तहत बच्चों के अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने से कक्षा में वास्तविक सांस्कृतिक विविधता पर जीवंत चर्चा संभव होती है। यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, तो हम यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि इसके कान ढके रहते हैं और वे उड़ सकते हैं। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते। पक्षियों के 2 नेत्र होते हैं। डी देखिए, इनके नेत्र 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। बी ऑप्शन है इसका। अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर हैं और घूम नहीं सकते। इंसानों की तरह अधिकांश पक्षियों की आंखें एवं पुतलियां घूम नहीं सकती, इसलिए आसपास देखने के लिए उन्हें पूरी गर्दन हिलानी पड़ती है। रीना आम पसंद करती है, वह उन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा? तो ये क्वेश्चन एक सेकेंड।
रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें सर्दियों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, अचार और आम पापड़ बनाना। बी, जूस तैयार करना और वायुरुद्ध डिब्बे में संचित करना। प्लास्टिक के थैले में रखना, फ्रिज में संचित करना। ये ऑप्शन सही है इसका। खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए निर्जलीकरण और अचार पापड़ वाला बनाना पारंपरिक और सबसे प्रभावी तरीका है। आंचल अपनी ईवीएस की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल वाले और कल्पनापरक प्रश्न पूछती है। इस प्रकार प्रश्न पूछने का उद्देश्य अवलोकन कौशलों, संवेगात्मक कौशलों, चिंतन कौशलों, बोलने संबंधी कौशलों। तो इसका सी ऑप्शन है चिंतन कौशलों। कल्पनापरक और खोजबीन वाले प्रश्न बच्चों को गैर पारंपरिक तरीकों से गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। कांसे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एल्यूमीनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। इसे भट्टी में तांबा और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांस्य का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। कांस्य की लंबी वस्तुएं एल्यूमीनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत है। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए है। ए में बी और सी। इसे भट्टी में तांबा और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग कांसे का उपयोग हजारों वर्षों से कर रहे हैं। कांसा तांबे और टिन का मिश्रण है जिसका उपयोग आदिवासी और प्राचीन सभ्यताएं हजारों वर्ष से बर्तन, सिक्के और हथियार बनाने में कर रहे हैं। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरांग का अर्थ जंगल है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, झारखंड। झारखंड में कुड़ुक भाषा बोलने वाले आदिवासी लोग जंगल को अपनी स्थानीय भाषा में तोरांग कहते हैं। जंगल को तोरांग कहते हैं लोग। उनकी भाषा कौन सी है? कुड़ुक। विभिन्न स्तर पर ईवीएस में आकलन का कौन सा एक संकेतक नहीं होना चाहिए? याद रखना, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, सहभागिता। इसका ए ऑप्शन सही है, याद रखना। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अनुसार तथ्यों को रटना या याद रखना सीखने का सही संकेतक नहीं है। पौधे के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु प्राथमिक स्तर पर क्या करेंगे? केवल पौधों के चित्र दिखाएंगे, पौधों का अवलोकन कराएंगे और उनके भागों की चर्चा करेंगे। पौधों के नाम रटवाएंगे, पाठ्यपुस्तक से पढ़वाएंगे। बी ऑप्शन सही है, पौधों का अवलोकन करवाएंगे। सांप के संदर्भ में सही कथनों को चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। इसका ए ऑप्शन सही है। ए, बी और डी बिल्कुल सही है। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। सांप के काटने की दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। भारत में मुख्यतः 4 प्रकार के जहरीले सांप कोबरा, करेत, दुबोइया, अफाई पाए जाते हैं और सांप के काटने पर दी जाने वाली सीरम दवा उसके जहर से ही बनती है। जहरीले सांप के 2 खोखले दांत होते हैं, 4 नहीं। डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या से संबंधित है? सुनने, पढ़ने, बोलने, लिखने। बी ऑप्शन है, पढ़ने से। डिसलेक्सिया एक अधिगम अक्षमता है जो मुख्य रूप से पढ़ने और अक्षरों को पहचानने की कठिनाई से जुड़ी है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है क्योंकि यह वास्तविक स्थितियों में सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कथन का प्रयोग करना मदद करता है। शिक्षार्थियों में निहित भाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरणीकरण करने में। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में। कहानियाँ और कविताएं बच्चों को अमूर्त विचारों की कल्पना करने और दुनिया को समझने का एक रचनात्मक अवसर देती हैं। कक्षा 5th की ईवीएस की पाठ्य पुस्तक
के किसी पाठ में सोचिए और चर्चा कीजिए। भाग में नीचे दिया गया कथन लिखा है, यदि आपके गांव या शहर में 1 सप्ताह तक पेट्रोल या डीजल न हो तो क्या होगा। यह कथन इस कथन का मुख्य उद्देश्य है छात्रों को तेल के न्यायसंगत उपयोग के बारे में संवेदनशील बनाना, पेट्रोल और डीजल के स्रोतों के बारे में छात्रों का मूल्यांकन, वास्तविक जीवन की चिंताओं को समझने के लिए कल्पना और सोचने विचारने की कुशलता को बढ़ावा देना। सी ऑप्शन सही है इसका। वास्तविक जीवन से ही तो जोड़ना है हमें हर चीज़ को बच्चे की। इस तरह के परिस्थिति जन्य प्रश्न बच्चों के व्यवहारिक जीवन से जोड़कर सोचने और समस्या समाधान कौशल विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। देखिए नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आंसर देंगे। बच्चों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सर्जनात्मक सोच की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ये ऑप्शन सही है। पहेलियों का उद्देश्य बच्चों की सोच, तर्क और जिज्ञासा को बढ़ाना होता है, न कि उनके दिमाग को भ्रमित करना। ईवीएस शिक्षिका के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप छात्रों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह देखना। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि बच्चों को जो है मना करेंगे कि बहुत सारी सामग्री ना ले जाएं। तो ये हमारा ख़त्म हुआ है भाग। ये भाग हमारा 3 था ईवीएस का। तो जिसको भी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है, कम से कम 1.5-2 घंटा वेस्ट हो जाता है, और अगर ज़रा सी मिस्टेक हो जाए तो वो दोबारा सब चीज़ें तैयार करनी पड़ती हैं। देखिए आप जिसको भी नोट्स चाहिए वह हमें कमेंट करें ताकि हम आपको नोट्स दे सकें। नोट्स फ्री में हैं। देखिए आप खुद देखिएगा टाइम क्या हो रहा है, टाइम 10:30 हो रहे हैं और मैं आपको इस समय पढ़ा रही हूँ। ये देखिए टुडे टाइम 10:30, और ये आधे घंटे की वीडियो के लिए इससे पहले कम से कम 1.5 घंटा मैंने मेहनत की है, उसके बाद ही मैं आपके लिए ये नोट्स तैयार कर पाई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, एंड शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक ये पहुँच सके और अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। आप सबको मेरा नमस्कार। चैनल पर जो भी नया है वह ज़रूर कुछ ना कुछ कार्यवाही करे।